नमस्कार। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ आईक्यू टॉक्स पिछले 1 साल से चल रही है लगभग। जीवन का भारतीय, कृपया अपना माइक बंद करके करिए। भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमानीय व्याख्यानमाला पिछले लगभग 1 साल से चल रही है। आज इसका 50वां भाग है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके सहयोग से हम इतनी लंबी देर तक हम ये व्याख्यानमाला चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज 5 जनवरी नए साल का ये पहला और पूरी सीरीज का ये 50वां भाग है। आज भारतीय जीवन की शिक्षा के बारे में हम जानने वाले हैं। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। प्रणाम। शांति मंत्र से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। जैसे कि अभी स्वाति जी ने बताया कि आज यह जीवन का भारतीय प्रतिमान इस विषय पर चल रही व्याख्यानमाला का ये 50वां व्याख्यान है। भारतीय जीवन की शिक्षा, इसमें आपने देखा होगा कि भारतीय मैंने कोष्टक में लिखा है, क्योंकि भारतीय तो यह इसलिए है, यह श्रेष्ठ है, यह बुद्धियुक्त है। अन्यथा कोई भी यदि सामान्य मनुष्य भी विचार करता है तो वह भी यह समझ सकता है कि मनुष्य तो गर्भधारणा से लेकर आजीवन यानी मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो शिक्षा तो यह आजीवन चलने वाली ही शिक्षा होती है। लेकिन पता नहीं पश्चिम से प्रभावित यूरो अमेरिका सर आप म्यूट हो गए हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई दे रहा है? नहीं सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो नेटवर्क में कुछ गड़बड़ होगी। मेरा यहाँ तो बराबर था। अच्छा। तो ये जो अभारतीय यूरो अमेरिकी विचारों से प्रभावित हमारे जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा क्षेत्र के, उन्होंने उनका अंधानुकरण करते हुए यह मान लिया कि शिक्षा का अर्थ होता है विद्यालयीन शिक्षा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसका बहुत गहराई से, व्यापकता से और बहुत सूक्ष्मता से चिंतन किया था और इसे श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से प्रत्यक्ष क्रियान्वयन की रचनाएं, व्यवस्थाएं खड़ी की थी। यही कारण था कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, और शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी रहेगा वह जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। और फिर जीवन की शिक्षा का विषय होता था। किसी भी स्तर पर केवल विषय की शिक्षा यह
शिक्षा का विषय नहीं होता था। विषय तो जीवन की शिक्षा का एक पहलू, इस दृष्टि से यानी समग्रता में एकता देखने का विषय भारत में चलता रहा है। अब यह शिक्षा का भी विचार यदि करना है तो जीवन की शिक्षा का विचार करना है तो आजीवन शिक्षा का विचार करना होगा। गर्भधारणा से शुरू होता है, वहां से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानव का जीवन किस वातावरण में व्यतीत होता है, तो हमारी समझ में आएगा कि मोटे मोटे तौर पर एक तो है समाज में और दूसरा है विद्यालय में। हमारे यहाँ यह जो समाज का पहलू है इसे और दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा था कुटुंब का और दूसरा हिस्सा था यह गांव का था, गांव के जीवन का था। कुटुंब में वह कुछ बातें सीखता था, कुटुंब भी गांव का लघु रूप होता था और गांव कुटुंब का व्यापक रूप होता था। तो कुछ जीवन की शिक्षा कुटुंब में मिलती थी तो कुछ शिक्षा बाहर मिलती थी। इन दोनों प्रकार की शिक्षा को मिलाकर इसे लोक शिक्षा ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो विद्यालयीन शिक्षा का था। अब लोक शिक्षा जो विषय होता है यह मुख्य रूप से धर्म और कर्म सिखाने के लिए होता है। अब धर्म क्या होता है हम पहले जान चुके हैं। औरों के हित के लिए हम यदि कुछ करते हैं तो वह धर्म होता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। और कर्म क्या होता है, तो मनुष्य ने जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अपना जीवन, कुटुंब का जीवन, समाज जीवन, यह सुगमता से चले, सरलता से चले, जीवन सुखमय हो, जीवन समृद्ध हो, जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए जो जो भी करना पड़ता है वह सब वह कुटुंब में भी करने का प्रयास करता है, गांव में भी करने का प्रयास करता है। अपना व्यावसायिक कौशल होता है उसे सीखना, यह कर्म का विषय है। वह सीखते समय उस अपने कौटुंबिक उद्योग की दृष्टि इसको स्पष्ट रखना, ये मेरा कौटुंबिक उद्योग है, ये धन के अर्जन के लिए नहीं है, तो यह समाज जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए है। और इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के जो त्योहार उत्सव होते थे, विभिन्न प्रकार की संस्कारों की विधियां होती थी, इनमें ढेर सारे समाज जीवन के अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए उसमें सम्मान का स्थान भी देते थे और कुछ उनको दान दक्षिणा मान सम्मान के रूप में भी कुछ देने की प्रथा थी। तो इस प्रकार से कुटुंब की शिक्षा और ग्राम की शिक्षा, इन दोनों की जिम्मेदारी गृहस्थ की होती थी। इसे हमें ठीक से समझना होगा। गृहस्थ की एक जिम्मेदारी तो कुटुंब के अंदर की होती है, अपने कुटुंब के सदस्यों के संबंध में होती है। अपना कुटुंब श्रेष्ठ कुटुंब बने, अपने कुटुंब में से श्रेष्ठतम ऐसा मानव निर्माण का काम चले, उसके ऊपर श्रेष्ठ संस्कार, उसकी श्रेष्ठ आदतें, इस प्रकार से वह श्रेष्ठतम मानव बनने की दिशा में आगे बढ़े। यह काम तो गृहस्थ कुटुंब में देखता है, कुटुंब में करने का प्रयास करता है। और दूसरा जो कुटुंब के बाहर का हिस्सा होता है यानी ग्राम का हिस्सा होता है, इसमें गृहस्थ प्रत्यक्ष जीवन कैसे जिया जाता है इसका अनुभव करता है। शिक्षा यह दो प्रकार से दी जाती है, औपचारिक
और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में हमेशा कोई सिखाने वाला होता है, कोई सीखने वाला होता है, तब वह औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में सिखाने वाला नहीं होता है, सीखने वाला होता है। सिखाने वाला किसी विशेष उद्देश्य से सिखा रहा है ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनसे हम सीखते जाते हैं। तो ये जो लोक शिक्षा के दोनों पहलू हैं, कुटुंब शिक्षा और ग्राम जीवन की शिक्षा, इसके साथ में ही जो शिक्षण होता था, विद्यालयीन शिक्षण होता था, वह भी इसी प्रकार से जीवन की शिक्षा का ही विषय होता था। औपचारिक इसमें अधिक होता था, अनौपचारिक कम होता था। लेकिन अनौपचारिक तो इसका भी हिस्सा होता ही है। गुरु के साथ रहकर गुरु का जीवन, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका संवाद कौशल, उसका विषय, विभिन्न विषयों का ज्ञान, उसका धर्म की समझ, उसकी, यह सब हमेशा गुरु सामने बिठाकर तो सिखाता नहीं है, लेकिन गुरु के व्यवहार से, अनौपचारिक ढंग से विद्यार्थी को सीखना होता है। इसीलिए विद्यालयीन शिक्षा को हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा कहा गया है। अब ये गुरु के साथ में कुल क्यों जोड़ दिया? यह हमारी शिक्षा की जो कुल मिलाकर रचना है, उसका मर्म है। देखिए, कुल में यानी कुटुंब में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। शिक्षण व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था। सबसे पहली तो रक्षण व्यवस्था होती है। जन्म लेते ही बच्चा, उसकी रक्षा के लिए बहुत सारी बातें करनी होती है। फिर पोषण का विषय आता है, शिक्षण का तो बाद में विषय आता है। लेकिन ये तीनों ही व्यवस्थाएं कुटुंब में, हर कुटुंब में होती ही हैं। और कल्पना करिए कि जिसके हाथ में आपका पोषण और रक्षण है, उसके प्रति आपके मन में भक्ति भाव निर्माण होना, पूज्यता का भाव, श्रेष्ठता का भाव, अनुकरणीयता का भाव निर्माण होना बहुत स्वाभाविक होता है। हम देखते हैं कुत्ते जैसा पशु भी जब बार बार उसे कोई खिलाता है तो उसे देखते दुम हिलाने लग जाता है। तो कुत्ता तो पशु है, उससे तो मानव और मानव का बच्चा जो है यह बहुत विकसित ऐसा जीव है। और इसलिए हम देखते हैं कि कुटुंब शिक्षा तभी बहुत अच्छी हो पाती है जब उस बच्चे का पोषण और रक्षण यह जो कर रहे हैं वही उसे शिक्षा देते हैं, वही उसे औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे दोनों प्रकार की शिक्षा देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा तो हमेशा अंत प्रेरणा से ली जाती है, स्वाध्याय से ली जाती है, और यह प्रक्रिया औपचारिक शिक्षा के साथ में कुटुंब में भी चलती है। बच्चे को समझा बुझा कर, बच्चे को थोड़ा सा प्रसन्न उसका मन है, ऐसे समय उसको उपदेश भी दिए जाते हैं, औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। और जब बच्चा अपने बड़ों का व्यवहार देखता है, उनमें वह अपने आदर्श ढूंढता है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार आदर्श देखता है और तय करता है यह मेरा आदर्श है, और फिर उस आदर्श के अनुरूप बनने का प्रयास वो करता है। क्योंकि स्वतंत्रता यह हर व्यक्ति का एक बहुत ही आधारभूत ऐसा चाहत का विषय होता है। और बच्चा जब देखता है कि बड़े लोग बड़ी सहजता से अपने अपने काम करते हैं और कोई टोकता नहीं उन्हें, और मैं कुछ भी करता हूँ तो सब बड़े लोग टोकने लग जाते हैं मुझे, अरे वो मत कर, ये मत कर।
इधर क्यों जा रहा है, चल वापस आ। और इसलिए वह देखता है कि बड़े लोग तो स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र बनने की उसकी जो प्रेरणा होती है, ये प्रेरणा ही उसे संस्कारक्षम बना देती। इस प्रेरणा के कारण वह बड़ों का अनुकरण करना सहजता से, अंत प्रेरणा से करना सीख जाता है, करने लग जाता है। अब ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, यह तीनों व्यवस्थाएं कुटुंब में एक साथ होती हैं। यही व्यवस्थाएं लोक शिक्षा के दूसरे हिस्से में, यानी गृहस्थ की जिम्मेदारी इन तीन व्यवस्थाओं की जो है, यह कुटुंब के अंदर भी है और बाहर भी है। क्योंकि भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार गृहस्थ यह चर अचर ऐसे सारे अस्तित्वों के लिए आश्रय स्थान होता है। चारों आश्रमों के लिए तो आश्रय स्थान होता ही होता है, लेकिन इसके साथ में ही वह इन घर में, कुटुंब में तो गृहस्थ ही सामान्यतः मुखिया होता है, सर्वे सर्वा होता है, तो पूरा दायित्व उसका होता है। इस व्यवस्थाओं के अनुपालन में जब यह व्यवस्थाएं व्यवस्था धर्म के अनुकूल, इसका विचार हमने पीछे व्यवस्था के विषय में किया हुआ है, तो व्यवस्था धर्म के अनुकूल ऐसी होती हैं, तो जो इन व्यवस्थाओं का लाभ लेने वाले होते हैं वह इसका अच्छी तरह से लाभ ले पाते हैं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दीर्घकाल तक चलती हैं। अपने कुटुंब के मुखिया को दायित्व बोध निभाते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए देखते हुए बच्चे बड़े होते हैं। यह भी सीखते जाते हैं कि मैं भी बड़ा बनूंगा, मैं भी मुखिया बनूंगा, मैं भी लोगों के लिए आदर्श ऐसा जीवन जीऊंगा। ऐसी सहज लेकिन अनौपचारिक शिक्षा घर में बच्चों को प्राप्त होती रहती है। उसके आगे हम देखते हैं कि सामान्यतः 5 वर्ष की आयु तक बच्चा घर में रहे, आगे गुरुकुल में प्रवेश करे। तो ये 5 वर्ष की आयु जो होती है, इस आयु में उस बच्चे के मन को, उस बच्चे के शरीर को गुरुकुल की जो बहुत परिश्रम वाली शिक्षा होती है उसके लिए तैयार करना, यह काम कुटुंब शिक्षा के जो पुरोधा हैं, जो प्रमुख हैं, उनका होता है। बच्चे की मानसिकता उस दृष्टि से तैयार करना, उस प्रकार से परिश्रम के लिए उसके शरीर को तैयार करना, इंद्रियों को तैयार करना, संयमी और शिक्षा के लिए एकदम उत्सुक, संयतेंद्रिय, इस प्रकार से वह बने, इसका प्रयास धीरे धीरे चलता है। और बाद में जब उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता है, तब वह फिर सरलता से, सहजता से उस ब्रह्मचर्याश्रम के कठोर जीवन के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाता है। यह गुरुकुल भी आप देखिए, इसमें कुल शब्द लगा हुआ है। यह गुरुकुल भी एक कुल ही होता है, एक कुटुंब ही होता है, और इसीलिए गुरुकुल की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि यहाँ भी जो रक्षण और पोषण व्यवस्था करने वाला जो गुरु है, वही शिक्षा देने वाला गुरु है, और इसके कारण उस गुरु की ग्राह्यता यह बहुत बढ़ जाती है। उसमें पढ़ने वाले बच्चे यह सहजता से समझते हैं, यह गुरु जो है यह सर्वज्ञानी है, यह
मुझे श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए समर्पण भाव से करने वाला व्यक्ति है, यह मेरा मानस पिता है। घर में तो मानस पिता होता नहीं, वास्तविक पिता होता है। बाकी सब बड़े लोग जो होते हैं वो मानस पिता जैसे होते हैं। यहाँ तो गुरु भी शिष्य का मानस पिता होता है, और गुरु के मन में भी जितने भी शिष्य आए हैं, जितने भी विद्यार्थी मेरे गुरुकुल में आए हैं, मैं उन सबका पिता हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। ऐसी भावना जब उसकी होती है, तब वह बच्चों को ज्ञान, कौशल, अनुभव बांटने में कोई कोर कसोर नहीं छोड़ता। हमने पीछे कुटुंब के विषय में व्याख्यान में ये जाना है कि हमारा सारा जीवन जो है ये कुटुंब भावना से ओतप्रोत हुआ करता था। तो कुटुंब में तो कुटुंब भावना से ओतप्रोत होना है तो बहुत साहजिक, स्वाभाविक है, सरल है समझने के लिए। ये कुटुंब भावना का अर्थ भी एक बार ठीक से फिर से दोहरा लेंगे तो अच्छा होगा। कुटुंब भावना का अर्थ है यह मेरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, यह मेरा है। अच्छा है तो इसे और अच्छा बनाना, और बुरा है तो इसकी बुराइयों को दूर करना, ये मेरा दायित्व है। यह है कुटुंब भावना। तो कुटुंब में कुटुंब भावना ओतप्रोत हो, यह तो बहुत स्वाभाविक है। गुरुकुल में भी यही भावना गुरुकुल के सब विद्यार्थियों में, शिष्यों में, वहां काम करने वाले कर्मचारियों में, गुरुपुत्र या गुरु की माता, गुरु की पत्नी जो शिष्यों की गुरु माता होती है, इन सबके मन में यह व्याप्त होता है। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा हिस्सा है, यानी लोक शिक्षा का दूसरा हिस्सा, इस दूसरे हिस्से में यानी गुरुकुल में तीसरे हिस्से की तैयारी का काम होता था। धर्म कर्म की शिक्षा मैंने जैसे बताया कि कुटुंब में होती है, वैसी गांव में भी होती है। विद्यालय शिक्षा जो होती है यह शास्त्र की शिक्षा होती है। धर्म कर्म के अनुसार कैसे जीवन जिया जाता है यह तो कुटुंब में और गांव में सीखा जा सकता है, लेकिन उसका जो शास्त्रीय पहलू है, जो निर्दोष पहलू है, उसे सीखने का स्थान गुरुकुल होता है। और इस दृष्टि से गुरुकुल की शिक्षा का महत्व अनन्य साधारण है, क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं आलस प्रमाद की, इसके कारण उसके आचरण में कुछ न्यूनता, कुछ दोष निर्माण होते ही रहते हैं। इनको समय रहते यदि ठीक न किया जाए तो यह बिगड़ते जाते हैं और बड़े रोग का स्वरूप ले लेते। और इसलिए गुरुकुल में जाकर जो शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करके आया है, उससे वह शास्त्रीय ज्ञान सहजता से औपचारिक अनौपचारिक ढंग से गांव के लोग भी सीख लेते हैं। गांव के जो ज्येष्ठ लोग होते हैं वह उससे जान लेते हैं कि कितना गहराई में यह ज्ञान प्राप्त करके आया है, कितना कौशल उसने प्राप्त किया है, कितना दायित्व बोध यह वहां से लेकर आया है। इस प्रकार से जो गुरुकुल होता है, इस गुरुकुल के लिए, शिक्षा के लिए कुटुंब में तैयारी की जाती है, वैसी ही गुरुकुल में ग्राम जीवन के लिए तैयारी की जाती है। ग्राम जीवन श्रेष्ठ रहे, ग्राम जीवन पूरे समाज को, पूरे चर अचर जीवों को सुखकारक रहे, इस दृष्टि से मनुष्य का अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसा होना चाहिए, इसका विचार गुरुकुल की शिक्षा में होता है।
और उसका आधार शास्त्र होते हैं। शास्त्रीय व्यवहार क्या है, निर्दोष व्यवहार क्या है, इसे जाना जाता है। तो वर्ण का विचार जो है, आज जैसे वर्ण और जाति के बारे में बहुत संभ्रम और विपरीत शिक्षा के कारण बहुत ऐसी घृणा की भावना जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में निर्माण हो गई है। इसका कारण ही यह रहा है कि गुरुकुलों में या जो पिछली 10-11 पीढ़ियों से जो अंग्रेजी शिक्षा हम प्राप्त करते आए हैं, उन विद्यालयों में हमने कभी सीखा नहीं। इसकी ये वर्णाश्रम तो धर्म है, लेकिन इसकी शास्त्रीय शिक्षा हमें मिली नहीं। इसके कारण दोष निर्माण होते रहे, बढ़ते रहे, और आज एक नासूर के रूप में यह वर्ण और जाति व्यवस्था को लोग देखने लगे। तो वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय स्वरूप विद्यालय में सीखा जाता था, और उसके अनुसार मैं अपना पूरा जीवन जीऊंगा, ऐसा संकल्प करके नए नए युवक ग्राम जीवन में सहभागी होते थे। गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, विवाह के लिए तैयार होते थे। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं गांव की, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ वर्णाश्रम धर्म और श्रेष्ठ व्यवस्थाएं, इनकी शिक्षा यदि विद्यालय में नहीं मिलती, विद्यालय शिक्षा का थोड़ा गंभीरता से और थोड़ा विस्तार से विचार हम आगे करेंगे। यह इतना ही बता दूं कि इन बातों की शिक्षा यदि शास्त्रीय शिक्षा विद्यालय में यदि नहीं दी जाती, हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, तो विद्यालय जो हमारे विद्यालय शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती। आज की विद्यालयीन शिक्षा जो है, इसमें तो इस दृष्टि से पूरा हिस्सा जो है वो खाली ही है। केवल अर्थार्जन के लिए शिक्षा, उसमें न तो कुटुंब भावना की शिक्षा है, इसमें न वर्ण की शिक्षा है, न इसमें धर्म की शिक्षा है, न कर्म की शिक्षा है, और न ही जीवन को शास्त्रीय ढंग से, निर्दोष ढंग से कैसे जिया जाता है, इसकी शिक्षा है। यह शिक्षा तो व्यक्ति को इंडिविजुअल बना देती, उसकी जो समाज की सामाजिकता की कुटुंब भावना होती है उसको नष्ट कर उसे एक व्यक्ति बना देती, दुर्बल बना देती। उसकी मानसिकता में बैठ जाता है कि मैं अकेला हूं, तो मुझे सुरक्षा के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। आगे पता नहीं कोई मुझे मदद करे न करे, मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो धन के पीछे लग जाते हैं। सुरक्षा की भावना केवल धन तक सीमित नहीं रहती है, तो जीवन के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। तो बड़े बड़े ऐसे लोग भी अपने संगठन बनाने लग गए, निवृत्त सैनिक संगठन बना रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं वो संगठन बना रहे हैं, मजदूर संगठन बना रहे हैं, नौकरी करने वाले नौकर लोग, कर्मचारी लोग, वे संगठन बना रहे हैं, जो उद्योगपति है वो भी संगठन बना रहे हैं। हर कोई अपने को दुर्बल समझता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं अकेला हूं। तो अकेलेपन की भावना, यह जो इंडिविजुअलाइजेशन जो है, यह इस वर्तमान की घटिया शिक्षा की देन है। यह मनुष्य की कौटुंबिक भावना को ध्वस्त कर देती है, और इसीलिए हम देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप कुटुंब ध्वस्त हो जाए। मेरा करियर अच्छा होना चाहिए, मुझे पैसा अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, ये सब चलता है। और यही हमारे युवा पीढ़ी का सपना होता है। तो ग्राम जीवन जो है, इस ग्राम जीवन की भी विशेषता यह होती है
यह ग्राम जीवन, यह भी तीनों ही व्यवस्थाएं जिसमें होती है ऐसी इकाई होता है। कुटुंब अकेला अपने पोषण के लिए आवश्यक सभी पदार्थों का निर्माण तो कर नहीं सकता, लेकिन ग्राम जीवन में जो मोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति के लिए ग्राम जीवन जब एक कुटुंब की भांति चलने लगता है, ग्राम कुल बन जाता है, तब वह शिक्षा का भी केंद्र बन जाता है। अब ग्राम कुल कैसे हुआ करते थे हमारे देश में, गांव, इसका कुछ विवरण अंग्रेजों ने जो भारत के सर्वेक्षण किए थे उसके माध्यम से हम बता सकते हैं। धर्मपाल जी ने भी अपने लेखन में इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। तो दुकानें नहीं थी, गांव में दुकानें नहीं थी, तो कुटुंब जीवन चलता कैसे था? गांव के लोगों की आजीविका कैसे चलती थी? तो बेचने की अर्थव्यवस्था नहीं थी भारत की, ये देने की अर्थव्यवस्था थी, व्यय की अर्थव्यवस्था थी कि मुझे किस किस व्यक्ति का किस प्रकार का ऋण है। कि जो शिशु अवस्था में मेरा कर्णवेद संस्कार हुआ, उसके लिए जो सुनार आया था उसके प्रति मेरा कुछ दायित्व है। वो नाई है जो अपनी सेवा देता रहता है और पैसे नहीं देता, उसके प्रति मेरा दायित्व है। ऐसा दायित्व बोध। घर में बर्तन चाहिए तो कुम्हार बर्तन बना के बेचता है, कसेरा बर्तन बना के बेचता है, बेचता नहीं है, देता है, उसके प्रति मेरा कुछ दायित्व है। ऐसी भावना जब गांव में व्याप्त हो जाती है तब वह गांव ग्राम कुल बन जाता है। और फिर गांव की पोषण व्यवस्था जो होती है उसका सूत्र बन जाता है, जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो जन्मा है वह खाएगा। और इस सूत्र के कारण किसी भी गांव में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं होती थी, अबलाश्रमों की आवश्यकता नहीं होती थी, अनाथालयों की आवश्यकता नहीं होती थी, अपंगाश्रमों की आवश्यकता नहीं होती थी। इन सब दुर्बल सदस्यों की, गांव के सदस्यों की चिंता गांव करता था। गांव के ज्येष्ठ लोग जो होते थे वह जानते थे यह अपना दायित्व है, यह मेरा कुटुंब है, ये ठीक है, नटखट है, दुष्ट है, लेकिन है तो मेरे गांव का, है तो मेरा ही। और इसके लिए उसके पोषण व्यवस्था में, हाँ, उसको दंडित करने के लिए कुछ थोड़ा सा दंड उसे दे दिया जाए, लेकिन सामान्यतः उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती रहे, ऐसा गांव में देखा जाता है। ऋण का भाव निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था होती थी। हम सब जानते हैं, हमने भारतीय जीवन दृष्टि के अनुरूप व्यवहार सूत्रों का विचार किया है, उसमें पंच ऋण का विचार भी हमने किया है। समाज ऋण कुछ होता है तो समाज ऋण में से उतराई कैसे होंगे? यह उतराई होने का तरीका ही समाज की किसी न किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति करने में मेरा पूरा योगदान रहे, पूरे सामर्थ्य के साथ योगदान रहे। ऐसा जब होता है, ऐसा ऋण मुक्ति का भाव होता है, तब वह भक्ति भाव से, ये तो मैंने लोगों के लिए करना है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरे ऊपर इनका जो ऋण है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए मैंने तो ये करना ही है। जो श्रेष्ठ जन है उनका आदर करना है, उनकी श्रेष्ठ बातें मैंने सीखना है, सीखते रहना है, और वो सीखते हुए अपने से जो छोटे हैं उनको सिखाना है, प्रत्यक्ष उपदेश के माध्यम से, प्रत्यक्ष कहानियों या गीतों के माध्यम से, या औपचारिक ढंग से भी उपदेश के माध्यम से। इस प्रकार से इस ग्राम जीवन का हर व्यक्ति जो है ये शिक्षक भी होता है और विद्यार्थी भी होता है। कल्पना करिए
ऐसा कभी किसी शिक्षा क्षेत्र के, वर्तमान के शिक्षा क्षेत्र के व्यक्ति ने इस प्रकार का विचार किया है कि जो ग्राम जीवन होता है, ग्राम कुल होता है, इसमें हर व्यक्ति जो है ये शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है। आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन इस प्रकार का विचार पिछले सत्र में मैंने झाबुआ, मध्य प्रदेश में झाबुआ करके जिला है जहां बहुत बड़ी संख्या में भील रहते हैं, वहां पर जो शिव गंगा प्रतिष्ठान ग्राम सुधार के काम कर रहा है, वहां उन्होंने एक कल्पना लेकर काम चलाया है। वह उनकी कल्पना जो है वह है ग्राम ही गुरुकुल है। अब कल्पना कीजिए इस प्रकार का शुद्ध भारतीय विचार। जब गांव ग्रामकुल बन जाता है तो शिक्षा श्रेष्ठ बनेगी, शिक्षा जीवन की शिक्षा होगी, शिक्षा धर्म की शिक्षा होगी, शिक्षा कर्म की शिक्षा होगी, और इन सब का आधार शास्त्र होंगे। इन्हें निर्दोष रखने की व्यवस्था ऐसी भी गांव में हुआ करती थी। वास्तव में तो इन तीनों शिक्षण व्यवस्थाओं के साथ में यह धर्म सिखाने की व्यवस्था भी होती ही होती है। जैसे मैंने बताया कि गुरुकुल में शिक्षा होती थी, वो धर्म और कर्म दोनों की शास्त्रीय शिक्षा होती थी, तो धर्म शास्त्रों का अध्ययन इसमें होता था। कुटुंब में क्या होता था? धर्म और कर्म की शिक्षा होती थी। ग्राम में क्या होता था? तो धर्म और कर्म की शिक्षा गांव में भी होती थी। लेकिन इस धर्म और कर्म की शिक्षा को शास्त्रीय आधार देने के लिए भी कुटुंब में, गुरुकुल में और ग्राम कुल में भी व्यवस्था होती ही थी हमारे। क्योंकि यह बहुत स्वाभाविक है कि बहुत वर्ष हो गए मैंने कुछ सीखा था यार ऐसा गुरुकुल में, आज मुझे याद नहीं आ रहा। यह बहुत स्वाभाविक है, बहुत सहज है, क्योंकि जो बातें हम बार बार करते रहते हैं वो तो याद रहती है। जो याद हमेशा करते नहीं रहते तो भूलने की संभावना पूरी होती है। और इस दृष्टि से शास्त्रीय शिक्षा भी कुटुंब तक पहुंचे ऐसी गांव में व्यवस्था होती थी। कुटुंब का मुखिया जो होता था वो किसी धर्म के जानकार को अपने कुल गुरु का पद देता था, विनती करता था कि आप हमारे कुल गुरु बनिए, आप धर्म के जानकार हैं, हमारा आचरण धर्म से कहीं अलग हटकर तो नहीं हो रहा, कृपया हमें मार्गदर्शन करिए। और अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग परिस्थितियों में यह जो कुल गुरु हुआ करता था वास्तव में वो धर्म गुरु ही हुआ करता था, धर्म का जानकार हुआ करता था, शास्त्री पंडित हुआ करता था। तो यह उस कुल के लोगों को यह बताता था कि धर्मयुक्त व्यवहार क्या है और अधर्मयुक्त आचरण क्या है, इसकी सीख वो देता था। इसी प्रकार से हर गांव का भी ग्राम पुरोहित हुआ करता था। इस पुरोहित का दायित्व गांव का जो जीवन है ये धर्माचरण युक्त रहे, इसकी जो शिक्षण पोषण रक्षण की व्यवस्थाएं हैं यह धर्मानुकूल हो, व्यवस्था धर्म के अनुसार चले, ये देखने का दायित्व। और उस दृष्टि से गांव के जो पुरोधा हैं, मुखिया हैं, शिक्षण रक्षण पोषण तीनों ही व्यवस्थाओं के जो प्रमुख हैं या जो इसकी समितियां बनी होंगी, इसके जो लोग हैं, इन्हें धर्म की शिक्षा देना यह उस गांव के ग्राम पुरोहित का, ग्राम गुरु का दायित्व होता था। और इसी प्रकार से उस धर्म गुरु से, गांव के गुरु से अलग अलग प्रसंगों में धर्मशास्त्र क्या कहता है इसके बारे में जानना, यह इन सब व्यवस्थाओं में काम करने वाले जो लोग होते थे उनका दायित्व होता था। तो सीखने वाले सिखाने वाले बनते थे,
सिखाने वाले सीखने वाले भी बनते थे। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से तीनों स्तर की शिक्षा चलती थी। अभी मैं थोड़ा सा समय लांघ गया हूँ। स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह भीष्म इंडिक का निवेदन करें, उसके बाद में अगला विषय में आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जी सर। नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीवन का भारतीय प्रतिमान, ये व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है, वो ग्रंथ हमने 2 खंडों में एकत्रित प्रकाशित किया है। इसका कुल मूल्य 999 रुपए है, लेकिन पंजीकरण छूट हमने अभी भी बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक ये हमने बढ़ा दी है। बार बार हम इसलिए बढ़ा रहे हैं इसको, छूट को, क्योंकि भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला इससे बेहतर ग्रंथ नहीं है। श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं, यह बताने वाला और प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित करके वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसका इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया गया है। ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे हर एक भारतीय के घर में होना ही चाहिए। 799 रुपए में ये 2 ग्रंथ हमने एकत्रित आपके लिए उपलब्ध किए हैं। 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का गूगल पे क्रमांक है। इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम, पता, आप उसी नंबर के व्हाट्सएप पर अगर डालते हैं तो आप घर बैठे ये किताबें पा सकते हैं। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। इसकी तो हमने मात्र 250 रुपए में उपलब्धि की है आपके लिए खास। कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, कुटुंब टूटने के कारण कौन से है, श्रेष्ठ भारतीय कुटुंब की संकल्पना क्या है, कुटुंब जो हमारे समाज की नींव है वो क्यों ध्वस्त हो गई, और आज हम जो समस्याएं भुगत रहे हैं इसके बारे में उनका निराकरण कैसे हो, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। मात्र 250 रुपए में ये हमने आपके लिए उपलब्ध किया है। किसी की भी खरीदी करने की प्रोसीजर वही है, आप वेबसाइट पर जाकर या हमारे गूगल पे क्रमांक पर पेमेंट करके आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर आप ये तीनों किताबें एक साथ लेते हैं तो मात्र 1000 रुपए में और 50 रुपए डिलीवरी के, ऐसे 1050 में ये हमने तीनों एक साथ उपलब्ध किए हैं। तो मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, विनती करती हूँ, इसका जोरदार प्रचार प्रसार कीजिएगा। उपहार देने के लिए ये आदर्श हो सकता है, तो आप इसे जरूर खरीदी कीजिएगा। अपने समविचारी रिश्तेदारों में, स्नेहीजनों में इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्राम जीवन की शिक्षा, यह वास्तव में आजीवन शिक्षा का लक्ष्य होता है। वैसे भी हम विचार करें कि जो विषय का आजकल चलन है, विषयों का अध्ययन होता है, विषयों का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इस पाठ्यक्रम में यदि वाचस्पत्योत्तर यानी पोस्ट डॉक्टरल ऐसा पाठ्यक्रम यदि तैयार है, पोस्ट डॉक्टरल स्तर के विद्यार्थी को क्या जानना चाहिए, यदि हमारे सामने स्पष्ट है, तो एमए में क्या पढ़ाना उस विषय का यह तय होता है, बीए में क्या पढ़ाना यह तय होता है, 10वीं में क्या पढ़ाना यह तय होता है, 5वीं में क्या पढ़ाना, और गर्भधारणा से क्या शुरू करना, यह सब क्रम तय हो जाता है। तो पाठ्यक्रम बनाने के लिए गर्भधारणा से क्या करना है, शुरुआत वहां से नहीं होती। शुरुआत तो
इस बच्चे ने अंत में बनना क्या है? श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ समाज का सदस्य। इस दृष्टि से यह तैयार हो। इसकी रूपरेखा भी मैंने ग्राम जीवन और इसके संदर्भ में रखी है। और हमने पहले के कुटुंब जीवन, कौटुंबिक उद्योग, ग्राम कुल, इनके व्याख्यानों में भी हमने सुनी है। तो यह जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य ही वास्तव में आयु की अवस्था के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की आदतें होनी चाहिए, यह तय करती है। वैसे भी हम कहते हैं जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। तो ये तीनों ही शिक्षा के जो स्तर हैं, इन तीनों ही स्तरों पर जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष ही है। यही पढ़ाना होगा, यही सिखाना होगा। इसी प्रकार से उनका आचरण रहे, व्यवहार रहे, व्यवस्थाएं रहे, इसका ध्यान रखना होगा। और मोक्ष के बारे में हम पहले ही सुन चुके हैं। धर्म की एक व्याख्या दी गई है उसकी, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। जो अभ्युदय यानी समृद्धि, किसी बात की कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, अभाव मुक्त जीवन, समस्या मुक्त जीवन, ऐसा जीवन जो है उसे अभ्युदय कहा जाता है। जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है और जिससे निश्रेयस भी यानी मोक्ष भी प्राप्त होता है, वह साधन धर्म है। इस दृष्टि से धर्म की शिक्षा यही वास्तव में मोक्षकामी बनाने की शिक्षा होती है। और इसीलिए धर्म की शिक्षा के ऊपर पूरे आजीवन, गर्भधारणा से लेकर मृत्यु पर्यंत तक धर्म की शिक्षा चलती ही रहती थी। जितना जिसका आकलन, उतना अधिक मात्रा में धर्म का आचरण कर पाता था। धर्म का अनुपालन करने के भी 4 प्रकार हुआ करते थे। पहला तो था शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से धर्म सिखा दो, तो स्वाभाविक रूप से आचरण करेगा। लेकिन ऐसे कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ मूर्ख होते हैं कि जो इस शिक्षा से सीखते नहीं है, अपना उल्टा बर्तन लेकर सीखने के लिए जाते हैं। उल्टे बर्तन में कैसे पानी रहेगा, तो कुछ सीख नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए आदेश हुआ करता है शासन का, जो शासन कर सकता है। ऐसे ही जो अधिकारी होते थे, उनके आदेश से पालन होता था धर्म का। तीसरा होता था यह दंड विधान। दंड विधान का अर्थ ऐसा है कि जो इस प्रकार का धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेगा, या जो धर्म विरोधी आचरण करेगा, अधर्मी आचरण करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से धर्म के पूरे ग्राम जीवन में, पूरे सामाजिक जीवन में सर्वव्याप्त होने की ऐसी एक सहज रचना ये हमारी शिक्षा के माध्यम से की गई थी। शिक्षा जब तक श्रेष्ठ रही, हम विश्व के विश्व गुरु रहे। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, जब अपनेपन के भाव से हम कुछ काम करते हैं तो बहुत सहजता से करते हैं। लेकिन जब हम किसी पराये के लिए नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर कामचोरी वगैरह उसमें आना शुरू हो जाता है। ये तो बहुत स्वाभाविक है। और इस दृष्टि से कौटुंबिक ऐसे वातावरण में शिक्षा की रचना, यह वास्तव में भारतीय शिक्षा की श्रेष्ठता, भारतीय जीवन के अभ्युदय युक्त, ऐसे समृद्ध, सुरक्षित, अभाव मुक्त, समस्या मुक्त
ऐसे जीवन का रहस्य रही है। और इसी के कारण भारत केवल विश्वगुरु था ऐसी बात नहीं है। तो भारत एक ऐसी सामरिक शक्ति भी हुआ करता था जिसका लोग आदर भी करते थे। आदर इसलिए करते थे, ये जो सामरिक शक्ति थी भारत की, उसका दुरुपयोग नहीं होता था। देखिए, पूरा इतिहास देख लीजिए भारत का। भारत ने कभी दूसरे समाजों को लूटने के लिए उनके ऊपर आक्रमण नहीं किए। इसलिए इस भारतीय सामरिक शक्ति के बारे में आदर भी होता था और साथ में भय भी होता था। लोग भारत को भयादर के भाव से देखते थे। भय इस बात का होता था, उन्होंने यदि वहां कुछ अधर्माचरण शुरू किया तो भारतीय जो समर के सेनानी हैं, वो अंदर घुसकर हमें मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का भयादर पूरे विश्व भर में व्याप्त हुआ करता था। केवल भय होने से तो शत्रुता निर्माण होती है, लेकिन जब भयादर होता है तो वह श्रेष्ठता की दिशा में आपको ले जाता है। और इसी प्रकार का भयादर यह भारत ने पूरे विश्व भर में निर्माण किया था। विद्यालय की शिक्षा के बारे में थोड़े से बिंदु में यहाँ बता दूं तो ठीक होगा। जैसे मैंने बताया कि गुरुकुल होता था, वहां भी शिक्षण, रक्षण, पोषण तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। अब ये गुरुकुल में विशेषता ये हुआ करती थी कि मनुष्य की आयु की अवस्था के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो जिस अवस्था में मन का विकास होता है, उस अवस्था में मन के माध्यम से शिक्षा होती थी। उसके मन को श्रेष्ठ दिशा में, बुद्धि के नियंत्रण में वो रहे, विकार मुक्त, षड विकारों से मुक्त रहे, जिस भी विषय पर एकाग्र बनना चाहे उस पर एकाग्र हो जाए। इस दृष्टि से मन की शिक्षा के आयु की अवस्था में मन के माध्यम से शिक्षा होती है। जब बुद्धि विकसित होने लगती है तो मन की शिक्षा के साथ में बुद्धि का विकास, यह भी उस आयु में शिक्षा का एक तरीका होता है। उससे आगे जब अहंकार का विकास होता है कुमारावस्था में, तब उस अहंकार को मोड़ने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब उसका मन विकसित हुआ है, उसकी बुद्धि विकसित हुई है, और इसीलिए अब वो सहजता से आपकी बात सुनने वाला नहीं है। उसे आपको ठीक से समझाना पड़ेगा। वैसे तो ताड़न यह 15 वर्ष की आयु तक के लिए कहा गया है। कठोर व्यवहार उसके साथ में इसके माध्यम से सिखाया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः तो बुद्धि युक्त कुमारावस्था के बालक को मारना पीटना, ये तो बहुत अंतिम और घटिया ऐसा तरीका है। लेकिन फिर भी ताड़न तो आवश्यक होता है, कठोरता उसके विषय में आवश्यक होती है। और ऐसा कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु तक यदि उसके व्यक्तित्व की सही विकसित स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब ये विकास के बारे में हमने पीछे जाना है कि विकास हमारी जो अवधारणा है, ये केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, यह समग्रता में विकास होता है। व्यक्तिगत विकास में पंचकोशों का विकास होता है, शरीर, मन, बुद्धि, जीवात्मा, इन सबके विकास का विषय होता है। आत्मिक भावना का, आत्मीयता का, कुटुंब भावना का विकास, इसका सर्वोच्च ऐसा विकास का स्तर है। तो व्यक्तिगत विकास, समष्टिगत विकास, सारी समाज जीवन के साथ में, सारे समाज के सदस्यों के साथ में, मानवता के साथ में कुटुंब भावना से व्यवहार करना, उससे भी आगे बढ़कर सृष्टिगत विकास, सृष्टि के चर अचर जड़ चेतन ऐसे सभी अस्तित्वों के साथ में कुटुंब भावना से व्यवहार करना। और यही हमारे कुटुंब जीवन में होता था, ऐसे संस्कार होते थे। सुबह उठते ही पहले धरती को नमस्कार करो बेटा, धरती माता है। अब ऐसे देखा जाए तो धरती तो जड़ है, जड़ पदार्थ है। तो जिस गति में डाल दिए परमात्मा ने, उस गति में चलती जा रही, घूमती जा रही है। यह स्वतः होकर
इसमें कुछ परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखती, ये तो जड़ है। लेकिन फिर भी ये माता है, गंगा है, ये भी तो जड़ ही है। ये तो इसका स्वभाव है, बहने का तो बहती है। तो नदी जो है ये माता है। तुलसी है, ये तो पौधा है, छोटा सा पौधा है। अभी का छोटा बच्चा भी चाहे तो थोड़ी ताकत लगाकर उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन ये माता है, तुलसी माता है, गौ माता है। ऐसा सभी अस्तित्वों के साथ में कुटुंब भावना का विकास ये तो हुआ ही करता था। घर में तो कुटुंब भावना ये स्वाभाविक थी। गुरुकुल में मैंने बताया कि गुरुकुल के जो सब लोग होते थे ये सब बंधु भाव से जुड़े होते थे। वो मेरा गुरु बंधु है, ऐसी भावना होती थी। ग्राम जीवन में भी ग्राम कुल होता था, तो गांव की बिटिया होती है कोई भी, तो सबकी बिटिया होती है। कहीं दूसरे गांव में दी हुई है तो वहां जाकर लोग पानी नहीं पीते थे कि उस गांव में इनके गांव की बिटिया ब्याही हुई है। इस प्रकार से कुटुंब भावना ओत प्रोत हुआ करती थी। यह कुटुंब भावना ओत प्रोत रखने का जो तत्व है, विद्यालय शिक्षा में भी शास्त्रोक्त ढंग से सिखाया जाता था, बुद्धियुक्त पद्धति से सिखाया जाता था। कर्म सिद्धांत की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। कर्म सिद्धांत के ऊपर निष्ठा निर्माण हो, श्रद्धा निर्माण हो, यह देखा जाता था। विविध प्रकार के विषय होते थे। हर विषय की अध्ययन और अध्यापन की पद्धति भिन्न होती। अब भाषा ये जो है, इसके 4 चरण होते हैं भाषा सीखने के। पहला चरण है सुनना। गर्भधारणा से ही बच्चा सुनता रहता है, और इसलिए गर्भधारणा के समय कहा जाता है, या गर्भावस्था में कहा जाता है, उसके साथ में संवाद करो, उसे कुछ नया श्रेष्ठ अच्छा कुछ सिखाने का प्रयास करो, उसको एक कुटुंब के सब लोगों के साथ में परिचित कराओ। ये लोग अपने हैं, मेरे हैं, ऐसा भाव उसके मन में निर्माण करो। ऐसा गर्भधारणा के समय से होता था। तो संस्कारों की शिक्षा जो होती है वो तो उपदेश और अनुकरण, यानी बाहरी प्रेरणा और अंत प्रेरणा, इनके माध्यम से। लेकिन अन्य विषय जो होते हैं यह भी उस व्यक्ति के लौकिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो भाषा के माध्यम से वह विषय भी सीखने होते हैं। भाषा यदि ठीक से नहीं आती है तो दूसरे जो विषय है वो भी ठीक से नहीं आप समझ सकते। इसके लिए भाषा यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना जाता था। तो उसका पहला चरण होता था सुनना। और ऐसे कई विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने केवल सुना है, पढ़ा नहीं है कुछ भी, लेकिन सुन सुनकर जो श्रेष्ठ है उसे जान गए। दूसरा चरण होता है सुनने के बाद में बोलना। बच्चा देखो कई महीनों तक कुछ बोलता नहीं है और फिर धीरे धीरे बोलने लग जाता है। जो सुनता है, जैसा सुनता है शुद्ध भाषा सुनेगा तो शुद्ध बोलेगा, और गालियां सुनेगा तो गालियां ही देगा। तो सुनना यह पहला। दूसरा है बोलना। तीसरा है पढ़ना। यह पढ़ने के बारे में भी जो बहुत क्या कहें कि उतावली दिखाई जाती है कि बस अब ये बच्चा पेंसिल पकड़ने लग गया हाथ में, थमा दो इसके हाथ में पेंसिल और सिखाना शुरू कर दो ABCD आई। यह तो उसके ऊपर घोर अत्याचार होता है। न तो उसकी उंगलियां तैयार होती हैं और न ही उसके इंद्रिय तैयार होती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के हस्ताक्षर बहुत घटिया होते हैं। सुवाच्य सुगठित ऐसा अक्षर बहुत कम पाया जाता है। उसका कारण ये होता है कि जिस आयु में उसे आकार का सही आकलन नहीं होता,
इस आयु में उसको आप लिखाने के लिए शुरुआत कर देते हैं, लिखवाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। उसको बड़ा होने दीजिए थोड़ा, उसको उन आंकड़ों को ठीक से समझने लीजिए, फिर वो उसको सिखाएंगे आप तो ऐसा अक्षर जैसे मोती दाने रखें, ऐसा अक्षर वो लिख सकेगा। और सबसे अंत में आता है लेखन। तो वाचन अच्छा हुआ है, लेखन आता नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बड़े प्रकांड पंडित होते हैं, धर्म के जानकार होते हैं, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, वो समझने वाले होते हैं। तो इस दृष्टि से भाषा का विषय जो है, यह इन सब विषयों का प्रारंभिक विषय है। उसके बाद में वास्तव में भाषा की शिक्षा का विषय तो घर से शुरू हो जाता है। सामान्यतः कहा जाता है कि 3 वर्ष में कोई भी बच्चा एक भाषा अच्छी तरह से सीख लेता है। यानी उसके आजू बाजू में जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं लोग, उतनी अच्छी भाषा वो सीख जाता है। इस हिसाब से देखें तो 21 वर्ष की आयु तक उसे 7 भाषाएं सीख लेनी चाहिए। लेकिन समस्या हमारी शिक्षा की है, 21 वर्ष की आयु तक मुझे आता है, तब तक वो एक भी भाषा ठीक से नहीं बोल पाता है। ऐसी उसकी हालत हो जाती है, ना अंग्रेजी बोल पाता है, ना अपनी मातृभाषा में बात कर पाता है, ना अपनी राष्ट्रभाषा में बात कर पाता है, न देव भाषा में बात कर पाता है। इसके लिए भाषा का विषय महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय है, वह है गणित का। गणित आना चाहिए, क्योंकि व्यवहार होते हैं तो गणित के आधार पर होते हैं। गणित का विषय जो सीखना होता है वो गणना से सीखना होता है। एक कैलकुलेटर पर बैठकर बटन दबाने से गणित नहीं आता है। ये तो आप उत्तर पा जाते हैं, लेकिन आपको गणित थोड़ी आता है। तो गणित तो गणना से सीखना होता है, अलग अलग प्रकार से गणना करने को सीखना होता है, उससे गणित सीखते हैं। गणित की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और प्रत्यक्ष गणन करके सीखी जाती है। फिर तीसरा विषय आता है, यह होता है इतिहास भूगोल का। इतिहास यह जो है, यह प्रेरणादायी इतिहास का विषय है, यह धर्म के इतिहास का विषय है, इसे हमें जानना होगा। आज इतिहास के क्षेत्र में कुछ हलचल चल रही दिखाई दे रही है। इतिहास को भारतीय बनाने की दृष्टि से प्रयास चल रहे हैं, ऐसा सुनाई देता है। लेकिन क्या हम जो इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, क्या उनकी दृष्टि ठीक है? तो इतिहास की परिभाषा तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम प्रावृत्तम कथा रूपम इतिहासम प्रचक्षते, यह की गई है। तो जिसके माध्यम से धर्म के अनुकूल व्यवहार करते हुए मोक्ष की ओर जा सके, तो वास्तव में हमारा इतिहास तो धर्म की आने वाली ग्लानि का, धर्म की ग्लानि के निवारण का, धर्म के विजय का इतिहास ही इतिहास हुआ करता है। यही भारतीय दृष्टि है। अब रावण जैसे तुम पराक्रमी बनो, हम कैसे कभी कहते नहीं है। पराक्रमी तो रावण बहुत था, अनेक गुण उसमें थे। वो ज्ञानी भी था, राजनीति कुशल था, लेकिन उसके जैसे बनो ऐसा उपदेश हम नहीं देते। इसका कारण यह था कि वह अधर्मी था। इसीलिए वाल्मीकि जी ने रावण का इतिहास नहीं लिखा, राम का इतिहास लिखा है, रामायण लिखा है। धर्म के विजय का इतिहास है। महाभारत भी देखिए, धर्म के विजय का इतिहास है, अधर्म के नाश का इतिहास है। यही भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, तो धर्म के जीतने का इतिहास, यह वास्तव इतिहास है। तो धर्म के इतिहास के पात्र कौन बनते हैं? राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, पांडव बनते हैं, राणा प्रताप बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह बनते हैं, छत्रपति शिवाजी बनते हैं, योगी अरविंद बनते हैं, दयानंद सरस्वती बनते हैं। ये हमारे धर्म के इतिहास के पात्र हैं। इतिहास तो इनका लिखा जाए, बाकी सब ये
रावण है, दुर्योधन है, और बाकी सब जो अधर्माचरण करने वाले लोग रहे हैं, फिर वो हिंदुत्व के नाम पर भी अधर्माचरण करने वाले हो, ये सब इसके पात्र नहीं है। धर्म का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वह इनका इतिहास नहीं होगा। यह तो आनुषंगिकता से कि धर्म की ग्लानि कैसे आई थी, कैसे परिणाम हुआ था, अच्छे अच्छे लोगों पर परिणाम हुआ था, उसका कथन करने तक ही सीमित उनका इसमें योगदान होगा इतिहास में। इस दृष्टि से इतिहास को समझना, इतिहास यह धर्म विजय का इतिहास होता है, वही इतिहास होता है तो मोक्षगामी बना देता है आपको। धर्म का विजय होगा तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। चौथा विषय होता है भूगोल। भूगोल तो हम जानते हैं कि हमारे अन्न का, हमारे भवन का, हमारे वसन यानी वस्त्रों का, ये तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति तो भूगोल ही करता है। इसका ज्ञान तो होना आवश्यक है। इस दृष्टि से भूगोल का अध्ययन होता था। और पांचवा विषय होता था विज्ञान। एक ढंग से कहें तो आध्यात्म कहना इससे ज्यादा उचित होगा। ये विज्ञान यह अष्टधा प्रकृति के बारे में जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहा जाता है। और जो अध्यात्म है उसका एक हिस्सा अष्टधा प्रकृति का ज्ञान है। तो आप आध्यात्म कहें, विज्ञान कहें, यह पांचवा विषय होता था। और विज्ञान कैसे सीखा जाता है? तो प्रयोग करके सीखा जाता है। इस प्रकार से प्रयोग करते हुए सीखना बहुत सहजता से, सरलता से जो विशेष ज्ञान है समझ में आ जाता है। इस प्रकार से हर विषय को सीखने का तरीका होता है, पद्धति होती है, अध्ययन अध्यापन की और व्यवहार की भी। इस शिक्षा में 15 वर्ष की आयु तक तो मनुष्य के, बच्चे के व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। और जो अलग अलग विषय है, मैंने अभी जो बताया, भाषा है, गणित है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, अध्यात्म है, यह सब विषय जो हैं यह उसके व्यक्तित्व विकास के साधन करके उपयोग में लाए जाते हैं। उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, व्यक्तिगत, समष्टिगत, सृष्टिगत, परमेष्टिगत, इसकी दृष्टि से आवश्यक जो जानकारी वह इन विषयों के माध्यम से बच्चों को दी जाती थी। प्रत्यक्ष उस विषय के अनुसार आजकल जैसी घंटी बजती है कि चलो मराठी भाषा का विषय समाप्त हुआ, गणित का विषय शुरू होगा और दूसरा विषय। अब ये बच्चे का मन जो है, दिमाग जो है, ये कोई बिजली का स्विच थोड़ी है कि कट ऑफ कर दिया और कट ऑन कर दिया। तो यह तो एक ही कोई विषय लेकर शुरू होता था और जीवन के सभी पहलुओं को वह अपने में समाते हुए गुरु का व्याख्यान चलता था, गुरु का संवाद चलता था, गुरु का मार्गदर्शन चलता था, बच्चे प्रश्न पूछा करते थे। तो इस प्रकार से 15 वर्ष की आयु तक तो व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा होती थी। 15 वर्ष की आयु के बाद में ये जो व्यक्तित्व विकास के प्रयासों के कारण जो विकसित व्यक्तित्व है, उस विकसित व्यक्तित्व को अब साधन बनाया जाता है और विषय ये साध्य बन जाते हैं। 15 वर्ष की आयु तक व्यक्तित्व विकास यह साध्य होता है और विभिन्न विषय जो है ये उसके साधन होते हैं। 15 वर्ष की आयु के बाद में स्वाध्याय यह प्रमुख बन जाता है और यानी साध्य जो है यह विषय हो जाती है और साधन उसका जो व्यक्तित्व है, विकसित व्यक्तित्व है, वह साधन बन जाता है। इस दृष्टि से स्वाध्याय का महत्व बताकर मैं आज के इस व्याख्यान को पूर्ण करूंगा। कि स्वाध्याय की जो प्रक्रिया है यह गुरुकुल से शुरू होती है और गुरुकुल में से बाहर जाते समय गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए जो उपदेश होता था उसे आज भी समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता था, स्वाध्यायान मां प्रमदा, मैं आजीवन अध्ययन करता रहूंगा। ये आजीवन शिक्षा का ही तो एक स्वरूप है। लेकिन ऐसा संकल्प क्या हमारे विद्यालय में दिया जाता है? आजीवन में मेरी रुचि का जो भी विषय होगा
उसमें आजीवन स्वाध्याय करता रहूंगा। और स्वाध्याय का अर्थ भी हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट है कि जो आज तक उपलब्ध ज्ञान है उसे प्राप्त करना, उसे अपने ज्ञान, अपने अनुभवों के आधार पर और समृद्ध बनाना और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह सब मिलाकर स्वाध्याय होता है। आप कल्पना करिए, जिस समाज का हर युवक इस प्रकार का स्वाध्याय करने में आजीवन लगा हुआ है, वह समाज, वह देश विश्व गुरु बनेगा, ये बताने के लिए कोई बहुत बड़े विद्वान की आवश्यकता नहीं है। तो यही था वास्तव में हमारी ये आजीवन शिक्षा का जो विषय था, यही वास्तव में हमारे विश्व गुरु बनने का रहस्य है। इसे हमें समझना होगा और इस दृष्टि से हमें शिक्षा की पुनर्रचना करनी होगी। यहाँ मैं अपने आज के इस व्याख्यान को विराम देता हूँ। अगला हमारा विषय होगा, वो होगा जीवन का भारतीय प्रतिमान, जो 2 खंडों में हमने पूरा लिखा है। इसका संक्षेप में हम विवेचन करेंगे, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण पहलू है उनके ऊपर बल देकर इन बिंदुओं को पहले अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। इसका विचार हम अगले सत्र में, अगले व्याख्यान पुष्प में करेंगे। धन्यवाद। स्वाति जी। स्वाति जी, कुछ माइक में गड़बड़ हो गई क्या? तो गुरुकुल शिक्षा के बारे में 2-4 बातें और कर लेते हैं। गुरुकुल की शिक्षा जो होती है, यह कठोर परिश्रम की शिक्षा भी होती है और इस प्रकार का कठोर जीवन जीने की आदत बन जाने से गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती थी। वह अडिग रहता था अपने तत्वों पर, धर्म पर। अधर्म आचरण करने थोड़ा सा ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आता था। इस प्रकार से कठोर शिक्षा होती थी गुरुकुल की शिक्षा। स्वाति जी आ गए हैं क्या आप? जी सर। तो यह जो शिक्षा होती थी, यह शुल्क लेकर नहीं होती थी, निःशुल्क होती थी। हालांकि गुरुकुल चलने के लिए जो शिष्य होते थे तो गुरु दक्षिणा देते थे, भिक्षा के माध्यम से अन्न की व्यवस्था होती थी, और जो अमीर से अमीर व्यक्ति का भी बालक गुरुकुल में उपस्थित है, प्रवेश लिया है, वह भी भिक्षा मांगने जाता था सब बच्चों के साथ में। उसे भी यह अनुभूति होती थी, यह लोग भिक्षा दे रहे हैं, इसके कारण हमारा पोषण हो रहा है, इसलिए इनके प्रति, इनके हित के प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है। इस प्रकार से भिक्षा का भी बहुत अच्छी तरह से इसमें दायित्व बोध बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। समित पाणिता ऐसा भी एक विषय होता था कि प्रवेश लेते समय भी अपने अपने जो सांपत्तिक स्थिति है उसके अनुसार प्रवेश लेने वाले बच्चे के साथ में लोग गुरुकुल को धन अर्पण करते थे, लेकिन इनके साथ में कोई शर्तें नहीं होती थी। अर्पण होता था, दान होता था। जो विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी हुआ करते थे गुरुकुल के, वो भी दान दिया करते थे। इसके कारण गुरुकुल का तो जो व्यवस्थाओं का विषय है वह सहजता से हो जाता था। लेकिन बच्चों के ऊपर संस्कार ये होता था, ये गुरुकुल है जो हमारा पोषण कर रहा है, जो हमारा रक्षण कर रहा है, जो हमारा शिक्षण कर रहा है, और इन तीनों की शिक्षा भी दे रहा है
और अवसर भी दे रहा है, उसके प्रत्यक्ष व्यवहार के अवसर भी दे रहा है। तो इस प्रकार से गुरुकुल की शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ है कहने लायक। अब यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। स्वाति जी। जी, जिन्हें कोई सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। YM ऐसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, कृपया अनम्यूट करके पूछिए। प्रणाम दिलीप भाऊ प्रणाम। काका। हाँ जी, मुझे पूछना था कि 20 जनवरी के पश्चात जो ये वर्ष भर के 52 आठवड्यापास प्रमाणच्या हे ठेवलेले होते की आपण प्रत्येक दर गुरुवारी भेटणार आहोत, तर 20 जनवरीला ते आधी संपणार आहे जे 52 आठवड्याचं कार्य, तर त्याच्यानंतर काय ठरलंय असं? नहीं, विचार है, कुछ विचार कर रहे हैं, अच्छा बताएंगे सबको। अच्छा ठीक आहे. आणि दुसरा प्रश्न हा होता की गुरुकुल पुनर्निर्माण करण्यासाठी आपण जेवढी आयुष्यभर हे सगळे अभ्यास केलेले आणि सगळं काय रिसर्च केलेलं आहे त्यामुळे करिक्युलम बांधता येईल का? सगळे जे भीष्म इंडेक्सचे सगळे जे प्रोफेसर्स वगैरे आहे, म्हणजे एक सेटअप होईल की हा स्ट्रक्चर असं सांगता येईल सरकारला कधी पण असं संयोग देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टुकड़ों में बांटकर विचार करने वाली शिक्षा नहीं थी जी, ये समग्रता की शिक्षा हुआ करती थी। अब समग्रता की शिक्षा कैसे दी जाती है, इसको जानने वाले गुरु भी आजकल नहीं बचे हैं। मेरे सौभाग्य से एक आदिलाबाद के रविंद्र शर्मा करके ऐसे ही विद्वान थे, उनके साथ में बैठकर मैंने ये सीखा कि गुरुकुल की शिक्षा कैसे हुआ करती होगी। वहां पर हम जाते थे तो रोज सुबह नहा धोकर सब लोग इकट्ठे आकर बैठते थे। रविंद्र शर्मा जी सामने बैठते थे और कहीं से भी शुरुआत करते थे। कहीं पेड़ पौधे से शुरुआत कर दी, तो कभी किसी मानव के माध्यम से शुरुआत कर दी, किसी को प्रश्न पूछ के शुरुआत कर दी, और बस वहां से जो शुरू होता था तो जीवन का कोई भी विषय अछूता नहीं रहता था। आप कल्पना कीजिए पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे आप। सामने बैठने वाले जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी आयु की अवस्था क्या है, उनकी आकलन शक्ति कितनी है, इसके अनुसार भी विचार करना होता है। अलग प्रकार की अलग अलग आयु के बच्चे भी साथ में बैठते हैं। इन सबको ध्यान में लेकर यह शिक्षा देना यह बहुत कठिन काम होता है। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे गुरु शायद अपवाद से ही प्राप्त होंगे। ये जो जितने भी गुरुकुल खड़े दिखाई देते हैं, अधिकतम गुरुकुल जो हैं यह ट्रस्टी कुल हैं, ट्रस्ट चलाता है इनको। आपको भी यदि गुरुकुल चलाना है तो आपको गुरु बनना पड़ेगा। वह गुरु का जो कौशल है, जो विभिन्न विषयों के अंदर उसकी जो पैठ है, आपको हस्तगत करनी होगी। क्योंकि उसके सिवा उस बच्चे के लिए उसका वर्ण जो है, उसकी जो जातिगत कौशल का विषय है, उसका स्वभाव है, उसकी जो आकलन शक्ति है, इसको ध्यान में रखकर हर बच्चे को अलग से कुछ बताने की आपकी क्षमता तो विकसित होनी चाहिए ना। यह क्षमता नहीं होगी तो सब घोड़े बाहर अटके हुए, सामने बड़ा फलक रख दिया, उसके ऊपर खड़ू से सिखा दिया, जो सीख गए सीख गए, नहीं सीखे नहीं सीख। इस प्रकार से गुरुकुल नहीं चलते। लेकिन ऐसे प्रयास होते मैंने देखे हैं कि जहां गुरु अपनी प्रतिभा के आधार पर
अपने लोक संग्रह के आधार पर गुरुकुल शुरू करता है। अब वह उसकी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि से गुरुकुल तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है जो गुरु अपनी आत्म प्रेरणा से और अपने सामर्थ्य के आधार पर खड़ा करता है। ट्रस्ट बनाया, उसके माध्यम से पैसे इकट्ठे किए, फिर एडवर्टाइजमेंट की और बच्चों को जमा किया, ऐसे नहीं होता है। और उसके एक पश्चात ऐसा बोर्ड गुरुकुल सिस्टम के में ही बहुत लगाते करीब हैं। आने वाला एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। यह बंगलोर में चलता है। हमारे एक स्नेही हैं, मुनित धीमन करके, वो चलाते हैं बंगलोर में। वह आईटी के क्षेत्र में एक कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। वहां से नौकरी छोड़कर पहले तो 2 वर्ष तक शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया और उसके बाद में अपना गुरुकुल शुरू किया। यह होती है गुरु की सामर्थ्य। अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपने लोक संग्रह के आधार पर गुरुकुल चलाना। ऐसा कोई गुरुकुल हम चला सकते तो अवश्य चलाएं, बहुत बहुत आवश्यकता है उसकी। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे। ऐसे गुरुकुलों को जितना प्रोत्साहन दिया जाए कम है। अगला सवाल लेते हैं। कुलदीपिका केसकर आप पूछिए, उनके बाद परेश देसाई तैयार रहिएगा। नमस्कार सर. नमस्कार। कालच्या आठवड्यामध्ये नव्हते, मी शेगावला गेले होते त्यामुळे अनुपस्थिती, सॉरी. हा, मला एकच विचारायचं होतं की आज आपल्याकडे तर आपण काही करू शकत नाहीत, म्हणजे त्याला वेळ लागेल, कदाचित होईल, नाही असं नाही, पण जपानमध्ये जे चाललेलं आहे शिक्षण पद्धती, ती जर आपण विचारात घेतली तर आपल्याला बरचसं काही मार्गदर्शन मिळेल असं मला वाटतंय. तुम्ही गुरुकुल पद्धतीचा किती अभ्यास केलाय आणि जपानच्या पद्धतीचा किती अभ्यास केला? आपने जापान की जो शिक्षा पद्धति है उसका कितना अध्ययन किया है और भारतीय गुरुकुल पद्धति का कितना अध्ययन किया है? नहीं, कुछ भी नहीं, अध्ययन तो कुछ भी नहीं. वह यदि कुछ नहीं तो केवल किसी की सुनकर हाँ, उसके पीछे भागना ठीक नहीं है। नहीं, पीछे भागने का नहीं, सिर्फ मुझे एक पूछना था कि अपन ऐसा कर सकते क्या? उसके लिए तो क्या करना है क्या नहीं उसका तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, वो सवाल नहीं है, लेकिन कर सकते क्या, यही पूछना है मुझे. देखिए, हमने अपने जीवन दृष्टि के ऊपर आधारित व्यवहार सूत्रों के जानने के समय ये देखा हुआ है कि हमारा तो सूत्र है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, यानी भद्र ज्ञान है जो सर्वहितकारी है। ऐसा ज्ञान दुनिया में जहां से भी मिले उसे प्राप्त करो। हाँ, वही पूछना था. तो यह तो बहुत स्वीकार्य होगा, लेकिन पहले क्या हमने अपना जो है उसे ठीक से समझा है? उसे तो समझा नहीं हमने और चले दूसरों का अध्ययन करने के लिए, ये ठीक नहीं। ठीक है, नहीं अपने पास भी है अध्ययन, नहीं ऐसा नहीं, गुरुकुल के थोड़ा सा मैं रामायण में वो वहां थोड़ा सा पढ़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, क्यों बोले अब मेरा पोता है 10 साल, अभी 9th क्लास में, उसके कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती, ना हिंदी आती, ना मराठी आती, ना इंग्लिश आती, तो प्रॉब्लम वो है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपन कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो आप एक संस्कार वर्ग शुरू कीजिए। अच्छा, वो तो कर सकती हैं आप। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसका विचार करो। क्या नहीं कर सकते इसके लिए तो बहुत सारी बातें जो नहीं कर सकते। करेक्ट है। विचार हम ऐसा करें कि हम क्या कर सकते हैं और वह यदि सर्वहितकारी है, निस्वार्थ भावना से हम कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो। हाँ, ठीक है, वह शुरू हो जाएगा तो अगले चरण के लिए आपके सामने रास्ता आपको खुला दिखाई देगा। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, अच्छा मार्गदर्शन मिला। अगला धन्यवाद सवाल सर। सुमिता जी अनम्यूट करके पूछिए। जी प्रणाम। प्रणाम सर, मैंने
पहले एक आरंभ किया था काफी दिन पहले, और गुरुकुल तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका फीस भी थोड़ा बहुत लेते थे। व्यक्ति निर्माण पाठशाला करके मैंने आरंभ किया था गांव में, तो वो अच्छी चल रही थी, लेकिन अपनी आजीविका में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके कारण उसको रोकना पड़ा। फिर हम शांति कुंज चले गए थे, 10 साल तक वहां रहे। फिर से हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अपना कोई स्थान नहीं है और अपना भी ग्रासाच्छादन जिसको कहते हैं, अपने रहने की व्यवस्था, आजीविका की व्यवस्था हो जाए, तो हम फिर से चलाना चाहेंगे। और वहां पर जब हम चलाते थे अपना छोटा सा स्कूल नुमा, स्कूल ही कहेंगे, लेकिन वो एक तरह से उसी संकल्पना पर आधारित था, जो जैसा आप कह रहे हैं, हर एक विद्यार्थी को उसके स्तर से समझाना। और एकदम छोटे बच्चे लेते थे जिसको कि कुछ नहीं आता है, ऐसे से शुरू करते थे। तो वैसा ही हम फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि हमारे घर के लोग नहीं चाहते हैं, वो मदद नहीं करेंगे उसमें। देखिए, घर के लोगों से झगड़ा करके आप कुछ करें, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, उन लोगों की और इसके लिए उनको है उनको कि इन लोगों अनुकूल के लिए बनाकर क्यों जितना खर्च कर करना, ये फालतू है, ये उनका ये है। उनको अनुकूल बनाकर जितना कर सकती हैं उतना ही आप करें, और जितने वो अनुकूल है उतना करने के लिए भी उसमें भी कई तरीके हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। खुद जाकर कहीं पर संस्कार वर्ग में अपनी सेवाएं देना, ये हो अभी तो सकता हम है। दे रहे हैं, हमारे बिल्कुल दे घर रही के होंगी बगल आप, में नहीं मैं स्कूल बता है, रहा वहां हूँ। जाकर हम 2 घंटा टाइम देते हैं। हाँ बिल्कुल दे रही होंगी आप। तो इस प्रकार से यह समय और बढ़ाया जा सकता है क्या? हाँ, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ नहीं, अपनी मैं कुछ तो आय आपके भी करना सामने पड़ेगा हमको, वहां पर तो कुछ आपके लेते सामने नहीं हैं। संभावनाएं रख रहा हूँ कि आपके घर के लोगों के साथ में झगड़ा टंटा किए बगैर नहीं, झगड़ा टंटा आप नहीं, अपने अभी तो अपने मेरे काम का माता पिता विस्तार। नहीं है, भाई के ही घर में हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं रहते हैं। देखो भाई, आपके घर में झगड़ा कोई भी किसी हो, के साथ चाहे नहीं है, चाहे एक लेकिन व्यक्ति उन हो, लोगों का विचार ऐसा नहीं है कि वो उसमें मदद करें। और ठीक है ना, तो उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करिए। तरीका तो यही है। वो असल में अंग्रेजीदा है, और अंग्रेजी अभी जो आधुनिक शिक्षा है उसी में उन लोगों का ये है, और हम जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से जैसे करना चाहते थे, वो उनके लिए, उनको लगता है कि ये निरर्थक है। अब देखो, ये पूर्व कर्मों के फलों के कारण हमारा विवाह होता है, तो यह तो हमारे पूर्व कर्मों के फल भोग रहे हैं, तो भुगतेंगे, क्या करेंगे। हाँ, ये हमारा निश्चय जो है वो बना रहे, क्योंकि वह हमारे साथ में अगले जन्म में भी आए। ऐसा इस प्रकार से हम करें। और घर वाले अंग्रेजी शिक्षा वाले भले होंगे, लेकिन वो आपको संस्कार वर्ग में पढ़ाने के लिए जाने की अनुमति तो देते हैं ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कहना है हाँ, तुमको इच्छा हो करो, तो लेकिन उसमें कोई सहयोग मिलेगा नहीं। जिसमें उनको दिक्कत नहीं है, ऐसे और तरीके ढूंढो। जैसे जैसे एक योजना है, कुटुंबों में, हर कुटुंब में पुरोहित हुआ करता था। जी, क्या हम ऐसे कुछ कुटुंबों को एकत्रित कर एक पुरोधा करके एक व्यक्ति तैयार करें जो। जी, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है क्या? सुनो सुनो सुनो, नहीं, ऑनलाइन माध्यम से करने का विषय नहीं है। क्योंकि ये कुटुंब में अलग अलग कुटुंब के लोगों को इकट्ठा करके उससे पहले ये पुरोधा प्रशिक्षण जो है, इसके बारे में पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि आगे कुछ करने का विचार है क्या। तो उस दृष्टि से जो मैंने कहा कि पुरोधा प्रशिक्षण, इस दृष्टि से शायद कुछ विचार हो, ऐसा चल रहा है। प्रत्यक्ष में आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं ऐसे पुरोधा हम तैयार करें जी जो कुटुंब तक धर्म की शिक्षा को ले जा सकें। अब इसके लिए 24 घंटे गुरुकुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, जी लेकिन ऐसे पुरोधा निर्माण के लिए
हमने अभी ये जो 2 खंडों में कुछ पढ़ा, कुछ मेरे व्याख्यानों में उसमें जो नहीं लिखा ऐसे भी कई बातें सुनी, उसके आधार पर हम क्या ऐसा एक कुटुंब जीवन के लिए धर्म की शिक्षा का पाठ्यक्रम बना सकते हैं? प्रयास करिए। ये कोई दिलीप केलकर ने ठेका लिया हुआ थोड़ी है, शायद मेरे से भी अच्छा आप बना लें, लेकिन ऐसा प्रयास तो करके देखिए कि हर कुटुंब तक शिक्षा ले जाने, धर्म की शिक्षा ले जाने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? विचार करिए। हल्दी कुंकू के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में कुछ कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। अब कुटुंब जीवन के बारे में भी कई बातें उसमें बताई गई हैं, कुटुंब सुदृढ़ीकरण में, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस जीवन के प्रतिमान की दिशा में समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, जिनमें से बहुत सारी बातें आप कर सकती हैं। अब विचार करिए कि आपकी परिस्थितियां, घर की परिस्थितियां, आपकी मानसिक, ये सब आप जानती हैं और इस दृष्टि से क्या करना चाहिए इसका विचार तो अब आपको ही करना होगा। स्वाध्याय का विषय है, चिंतन करिए, करना शुरू कीजिए। धन्यवाद ध्यान में आ गया कि हाँ ये चलता है। परेश देसाई अगला सवाल लीजिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। अच्छा, मेरा ये प्रश्न था कि आजकल लोगों की जो मानसिकता हो गई है, तो कितने लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में रखेंगे? देखिए, अभी जो हॉस्टल वगैरह में जो रखते हैं, बाहर गांव बड़ी बड़ी स्कूलों में वगैरह में रखते हैं, वो जो अपर क्लास रहते हैं वो लोग रखते हैं, और वो लोग गुरुकुल को कितना एक्सेप्ट करेंगे? और लोअर क्लास वाले क्या है कि अपने बच्चे को शिक्षा करनी है तो बोलते हैं हॉस्टल में रख देंगे। तो गुरुकुल में कितने लोग रखने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक बड़ा प्रश्न है ऐसे देखेंगे तो। और दूसरा, मेरे ख्याल से घाटकोपर में ऐसा कोई गुरुकुल चला रहा है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने घाटकोपर में एक गुरुकुल चल रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है फिर, लोगों की तैयारी ना हो तो? देखिए, देश भर में गुरुकुलों की संख्या 1000 से शायद ऊपर होगी। इसके लिए घाटकोपर में गुरुकुल चल रहा है, एक गुरुकुल भांडुप में चल रहा है, इससे कोई समझ में नहीं आएगा कोई बात। हाँ हाँ, वह गुरुकुल वास्तव में गुरुकुल है क्या, इसे समझना होगा। और जो आप कह रहे हैं कि गुरुकुल में केवल जो अमीर लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, वही अपने बच्चों को भेजते हैं, ये धारणा आपकी पूरी तरह से सही है, ऐसी बात नहीं है। ये जो श्रीमंत लोग हैं, धन संपदा वाले लोग हैं, ये भी अपने बच्चों को मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, IT एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। गुरुकुल में तो अपवाद से ही वहां के बच्चे आते हैं और वह देखते हैं कि यार ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये वर्तमान की जो भाग दौड़ और स्पर्धा की जो जीवन पद्धति है, इसमें टिक नहीं पाएगा, ये कुछ मंद बुद्धि है, ऐसे बच्चों को रख देते हैं वहां। अच्छा, हाँ। गुरुकुलों में आप थोड़ा सा निरीक्षण करिए, आपको ध्यान में आएगा कि खास करके वेद पाठन के जो गुरुकुल हैं, इनमें तो इसकी भरमार होती है ऐसे विद्यार्थियों की कि जो सामान्य जो मति वाले बच्चे होते हैं उनसे कम होते हैं थोड़े। अच्छा। और ऐसा मैंने कई जगह पर देखा है। फिर वह गुरुकुल, जैसे मैंने बताया कि ट्रस्टी कुल होते हैं, फिर वो ट्रस्टी चाहता है उस समय गुरु को नौकरी से निकाल देता है, दूसरा गुरु लेके आ जाता है, ये गुरुकुल नहीं होते हैं। तो इस दृष्टि से मैंने बताया ऐसा श्रेष्ठ गुरुकुल, आप एक बार, वह एकदम श्रेष्ठ है ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये जो बंगलोर का मैंने बताया, तो गुरुकुल को कोई हम में से देखने जाना चाहते हैं तो अवश्य देखने जाएं।
वो क्या है कि गुरुकुल कैसे चलते हैं, चलाना होता है। उसकी सामर्थ्य गुरुकुल का जो गुरु है उसमें होनी आवश्यक है। अच्छा, धन्यवाद सर। जी। दीप्ति व्यास, आपको पूछना है? नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि गुरुकुल में मतलब पहले तो हम घर में उस बच्चे को उतना पोषण करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि अपन उसको गुरुकुल भेज सके। तो सर वो जो आयु आपने बताया है कि 5 वर्ष की, तो ये फर्क हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ये 5 ही वर्ष हो। तो क्या उसे 5 वर्ष में भेज दिया जाता है या फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि अभी इसमें इतना सामर्थ्य नहीं आया है कि इसे हम गुरुकुल भेज सके, या जैसे आपने कहा कि जो अक्षर बच्चे निकालते हैं तो वो मोती जैसे अक्षर निकालें तब उसे मतलब वो पेंसिल पकड़ाना चाहिए। ये आप जो बात कह रहे थे वो मुझे थोड़ा समझना था। देखिए, आपने जो बताया कि 5 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाहिए, ऐसा मैं जो कह रहा हूँ उसका तात्पर्य इतना ही है जी। अब इसकी गुरुकुल के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी हो गई है, हाँ उसके बाद में ही भेजना चाहिए। जी अब ये जी 5 वर्ष तक करवाना ये अपना काम होता है घर वालों का। तो यदि 5 बिल्कुल। वर्ष तक नहीं कर पाते तो 6 वर्ष तक कर लो, 7 वर्ष तक कर लो, फिर भेजो। जी। लेकिन गुरुकुल में जाएगा तो वहां गुरुकुल का जो कठोर परिश्रम युक्त जीवन है, हाँ उसके कारण भाग नहीं जाए वहां से वो, उसके हाँ कारण वह क्या कहें कि बीमार नहीं पड़ जाए, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से उसकी मानसिक शारीरिक तैयारी तो करनी होगी। जी। उसके बाद भी गुरुकुल में भेजना होता है। वैसे भी मनुस्मृति में इसका उपनयन संस्कार के बारे में कहा गया है हाँ कि छठे वर्ष में हाँ ब्राह्मण का जो बच्चा है जी। वह जब अपने गुण लक्षण बताने लगता है, अपने बोलने में से, अपने व्यवहार में से, तब ब्राह्मण स्वभाव के, ब्राह्मण वर्ण के बच्चे का गुरुकुल प्रवेश यह छठे वर्ष में कर देना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के बच्चे के लिए लिखा है 8वें वर्ष में करना चाहिए। अच्छा वैश्य वर्ण के बच्चे के लिए कहा गया है कि 10वें वर्ष करना चाहिए। अच्छा। यह ओह, उन स्वभाव के गुण लक्षणों को वह जब स्पष्टता से प्रकट करने लग जाए हाँ तब उसको उस आयु में हाँ गुरुकुल में प्रवेश देना चाहिए। हाँ और आगे और कहा है उसमें मनुस्मृति में हाँ। कि जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चे होते हैं उनका उपनयन संस्कार ये गुरुकुल में होता है। अच्छा गुरुकुल में जो संस्कार होता है वो ब्राह्मण वर्ण के जो बच्चे होते थे उनका उपनयन 8वें वर्ष हो जाया करता था। अच्छा। और बाकी सामान्य शिक्षा के साथ में अब ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा, वर्ण शिक्षा, ये जो भगवत गीता में स्वधर्म स्वधर्म करके बार बार आता है, ये जी वास्तव जी में तो वर्ण धर्म ही तो है, आश्रम धर्म ही तो है। हाँ 8वें वर्ष जो ब्राह्मण स्वभाव का बच्चा है उसका उपनयन 8वें वर्ष, हाँ जो क्षत्रिय है उसका 10वें 11वें वर्ष में, जो वैश्य हाँ। वर्ण का है उसका 12 से लेकर 14-15 वर्ष तक की आयु में। और सर जो ये अपने जो गुण लक्षण प्रकट नहीं कर पाता हाँ वह इन सबके साथ में 24-25 वर्ष तक गुरुकुल में तो रहता है, उसे हाँ अवसर होता है कि वह अपने में उपस्थित इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के गुणों को प्रकट करे। लेकिन जो हाँ 24 वर्ष के उपरांत भी ऐसे गुण लक्षण प्रकट नहीं कर पाता हाँ। वह शूद्र माना जाता था और उनकी संख्या बहुत कम होती थी। अच्छा और इस प्रकार से हर प्रकार का अवसर मिलने के उपरांत भी
मैं अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सिद्ध नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं शूद्र वर्ण का हूँ और अन्य तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना यह मेरा धर्म है। यह वह अपने मन में ठान लेता था। कोई द्वेष, कोई असूया, ऐसी भावना उसके मन में नहीं रहती थी। सर, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि हम उसको आज अभी जितनी भी उम्र है और जितना समझ पाए उसमें यही देखते हैं कि ये 4 वर्ण है और जो जिस कुल में पैदा होता है वो उस कुल को, जैसे अगर ब्राह्मण है तो उसको वो ब्राह्मण मान लेते हैं, पर उसकी बुद्धि से उसका कनेक्ट है, ये चीज अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नहीं, देखिए इसको, ये खंड 1 में 2 अध्याय हैं। हाँ। एक है स्वभाव समायोजन, यह वर्ण व्यवस्था के विषय में है। जी। और दूसरा अध्याय है जी, कुछ नहीं खंड सर, आप 1 बोलिए। में स्वभाव समायोजन इस नाम का एक अध्याय है और कौशल समायोजन इस नाम का दूसरा अध्याय है। ये दोनों ही वर्ण और जाति के संदर्भ में अभी भी आपके मन में कुछ जो अस्पष्टता है उसको दूर कर सकेंगे। ये आप अवश्य पढ़िए। अगला सवाल लेते हैं। काव्या कुमारी, आप पूछिए। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं ऑन एंड ऑफ आपका पूरा ये जो 1 वर्ष का चला है वो मैं सुनती रही हूँ। मेरा बस ये क्वेश्चन है कि आपका प्रयास, बहुत सारे लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अंदर ये एक स्कूल व्यवस्था के थ्रू या फिर वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू जो एक जड़ बना दिया गया है, उसकी वजह से बहुत लोग सुनना नहीं चाहते कि क्या सही है और क्या हमारी व्यवस्था थी। तो वो सभी तक पहुंचा सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने एक बार और पूछा था तो आपने बताया था कि हाँ, जब मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा व्यवस्था था, हमारा गुरुकुल कैसा था, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं ये बस जानना चाहती हूँ कि ये इस तरह पहुंचाया कैसे जा सके। जैसे कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम्पल है कि मैं एक्चुअली मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें क्या है कि हमारी ऐसी बातें हो रही थी, तो उसमें मैंने कहा कि जब भी हमारे मतलब हिंदू या सनातन धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है या लड़ाई की है, उसके पीछे रीजन कुछ रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुओं ने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से लोगों ने आक्रमण किया, या मतलब दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे डेली कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता रहता है। तो ये कैसे पहुंचाया जा सके, जो गूढ़ अर्थ है सनातन धर्म का, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए आम नागरिक जैसे हम लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, तो एक गृहिणी क्या कर सकती है, एक वर्किंग पर्सन क्या कर सकता है, कैसे? और जब रिवोल्ट होता है, जब लोग अपोज करते हैं, तो उस समय कैसा हमारा रिएक्शन रहना चाहिए, या हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हम कुछ मतलब उस टाइम पे पीस ऑफ माइंड कैसे रहे? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप ठीक से गांठ मार लीजिए कि झगड़ा नहीं करना, झगड़े में अपनी शक्ति को खर्च नहीं करना। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए। झगड़ा हो रहा है ऐसा ध्यान में आया तो रोक दो वहीं पर। दूसरी बात ये है कि क्या हम अपने को समझा पाए हैं? यह सर्वश्रेष्ठ है, हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है। क्या हमने अपने आप को समझाया है? अलग अलग तरह से अपने को ही प्रश्न पूछ के देखिए कि क्या उसके उत्तर आप दे पाते हैं। और जब आपको ऐसा लगे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि अध्यापक हमारे यहाँ जो होता है वो नियुक्ति से नहीं होता है, वो हो जाता है। अध्ययन करता रहता है। जब उसे लगता है अरे मेरे अध्ययन का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, तो लोगों को बताने लगता है और लोग कहते हैं अरे हाँ, तुम तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो।
और बताओ हमें, तब वह अध्यापक बन जाता है, हो जाता है। नियुक्ति से तो टीचर बनते हैं, अध्यापक तो इस प्रकार से होता है, बनता है। तो अध्यापक बनने का प्रयास कीजिए, अपना ज्ञान इतना व्यापक रहे, इतना तेजस्वी रहे कि सामने वाले हर स्वभाव के व्यक्ति को, दुष्ट है उसको छोड़ दीजिए, उनसे झगड़ा नहीं करना, लेकिन जो प्रामाणिकता से समझना चाहता है, ऐसे हर स्वभाव के, हर प्रकार के व्यक्ति को हम समझा सकें, यह स्पष्टता हमारे मन में होनी ही चाहिए, हमारी अपनी तो होनी चाहिए। उसके बगैर हम जाएंगे तो विवाद खड़े होंगे। दूसरी एक बात यह भी है कि भारतीयता और भारतीय जीवन, इसके बारे में इतना अज्ञान और इतनी विपरीत भावना हमारी शिक्षा ने समाज में प्रस्तुत की है कि उसे हमें कुछ वर्ष तक तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी कुछ अनुकूल परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, इसके लिए हम जितना कर सकें झगड़ा किए बगैर उतना करते चलें। जो लोग हमें लगता है कि ये प्रामाणिकता से सुनेंगे हमारी, उनको सुनाइए, उनको बताइए। इस दृष्टि से कुछ लेखन करना है तो लेखन कीजिए, कहीं विद्यालयों में जाकर उनसे कहिए कि मैं भारतीयता के ऊपर बच्चों के साथ में कुछ बात करना चाहती हूँ। और मैंने प्रयोग किए हैं, और जो मुख्याध्यापक होता है उसके साथ में आप 2-4 बातें करते हैं तो उसके ध्यान में आ जाते हैं, हाँ ये तो उपयोगी है, तो बच्चों के सामने खड़ा कर देते हैं आपको। अब यह बच्चों के साथ में आपका खड़ा होना जो है ना, यह आपका शिक्षण और प्रशिक्षण होता है। इसमें बच्चे तो पता नहीं कितना सीखते हैं, लेकिन आप अध्यापक बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो इस सर, प्रकार प्रामाणिकता के बावजूद एक डिनायल दिमाग में अभी भी लोगों का है कि नहीं, वो जो हो रहा है ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है वो 2-3 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, इन सब चीजों को लेके हिंदुत्व या फिर सनातन, हमारा क्या बेसिक है, हमारा क्या ये है, वो प्रमाण देने के बावजूद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है जो आप कह रहे हैं। देखिए, तो उस समय जो प्रमाण देकर भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वह अप्रामाणिक लोग हैं। इसके लिए मैंने कहा कि जो अप्रामाणिक है उसको आप कुछ नहीं समझा सकते, छोड़ दीजिए उनको। जो प्रामाणिकता से समझने की इच्छा रखते हैं उनको ही समझा सकते हैं। देखो, शिक्षा ये जो प्रक्रिया है ना, यह लेने की होती है, देने की तब होती है जब लेने वाला कोई हो। लेने वाला यदि कोई नहीं है तो शिक्षा चलती नहीं है। इसी प्रकार से सामने कोई सुनने वाला नहीं है तो संवाद नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। हाँ, और लेकिन सर ऐसा भी होता है ना आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा, जैसे मैंने ये बिहार स्कूल ऑफ योगा से जब योग सीखा है तो योग वगैरह की बातों में दे आर इंटरेस्टेड, मतलब। और फिर मैंने भीष्म से 2-3 कोर्सेज भी किए, जैसे वेद का किया और फिर ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का किया। तो इन सब चीजों के बारे में दे आर लिसनिंग। बट जब ये आती है कि समाज में इतना दुर्व्यवहार है फॉर, मतलब एक ही कम्युनिटी को लेके और एक ही तबके को लेके, लाइक ब्राह्मण सुपीरियरिटी, आप हमेशा देखिएगा ये चीज सभी जगह। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बट स्टिल जब मैंने कुछ बुक्स पढ़े, और कुछ ही बोलूंगी क्योंकि हमारे पास तो ज्ञान का अथाह सागर है, उसमें कुछ बुक्स पढ़े, कुछ रिसर्च किया, तो पता चला कि मतलब ब्राह्मण्स ने बहुत कुछ किया है हमारी कंट्री के लिए जो शायद कोई नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण्स ने किया है। ऑल्दो दे हैड ऑल पावर बट दे वर लाइक, जैसे कौटिल्य थे वो बहुत पावरफुल थे बट स्टिल ही वाज लाइक अ संत, मतलब वो उतने सब कुछ छोड़ देने तक के हिम्मत उनमें थी, जो आज शायद नहीं है हमारे समाज में किसी के पास। नाम क्या बताया आपने?
अपराजिता, एक्चुअली ये मेरी बेटी के नाम से है। सो क्या नाम है? जो अपराजिता, अपराजिता। अपराजिता, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। और Thank फिर you, आप sir. पराजित हो रही है, ऐसा कैसे चलेगा? देखो, आपने जो कहा ना कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो पहले तो आपकी धारणा गलत है। नहीं, आप मतलब एक जो एक ब्राह्मण समाज वर्ण में की जो है। बात चली हुई है ना कि सुनिए, ब्राह्मण है, सुनिए, ये सुनिए, ब्राह्मण है और ये। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़िए। आप जब खुद कहती है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो गड़बड़ है। आपको वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, ठीक से समझ में नहीं आया। नहीं, आप वो ब्राह्मण वर्ण की ही हैं। उसके बिना इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से समाज जीवन के लिए कुछ करने की प्रेरणा आपके मन में जाग नहीं सकती। ब्राह्मण वर्ण का लक्षण है। आप ब्राह्मण वर्ण की हैं, आप जाति की भिन्न हो सकती है। जाति की शायद हाँ, क्षत्रिय हो सकती है, वैश्य हो सकती हैं, लेकिन हाँ। वर्ण की तो आप ब्राह्मण ही हैं। हर जाति नहीं, में चारों actually- वर्णों के लोग होते हैं। हाँ, लेकिन सर वो मेरा बस ये इसलिए कहना था क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं ब्राह्मण ने जो किया है उसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो लाइक मैं ब्राह्मण जाति से हूँ इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं ब्राह्मण जाति की नहीं हूँ। क्योंकि मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ कि जो वर्ण के बारे में, जाति के बारे में कुछ भी चर्चा आपको करनी है, तो उसके लिए ये जो 2 अध्याय मैंने बताए खंड 1 के, उन दोनों को ठीक से पढ़िए। इनके बारे में अपने मन में स्पष्टता प्राप्त कीजिए। और जैसे मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था, देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? वो तो महार जाति से थे। हाँ। तो आज के मापदंड के हिसाब से वो तो शूद्र थे। हाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कौन सा काम किया जो शूद्र के लिए होगा? आप मुझे बताइए। चरित्र आपने पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, वो तो है। इवन ये भी है कि जो वह बाबा तो साहेब अम्बेडकर की पत्नी थी वो क्या होता है, ब्राह्मण जाति से थी। मतलब हम लोग जब इतना इसके ऊपर चिल्लाते आदर हैं विचार नहीं करते, लोगों के सामने रखते नहीं है। तो ब्राह्मण स्वभाव के, ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति थे वो। महार जाति में उनका जन्म हुआ था, फिर भी तो ब्राह्मण जाति के, ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ कितने ही राजा महाराजा हो गए जो अलग अलग जातियों से रहे हैं, लेकिन वह क्षत्रिय वर्ण के नहीं होंगे तो शासन चला ही नहीं सकते। उन अलग अलग जातियों के क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति रहे हैं वो। उनका धर्मपाल जी का वो साहित्य बता दीजिए, द ब्यूटीफुल ट्री, जिसका अनुवाद पुनरुत्थान विद्यापीठ ने करवाया है रमणीय वृक्ष के रूप में। तो किस प्रकार से भारत में लाखों की संख्या में जो विद्यालय हुआ करते थे, उनमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो हर जाति से हुआ करते थे। तो वे सब उस जाति में जन्मे हुए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हुआ करते थे, तभी तो निस्वार्थ भाव से कोई फीस नहीं लेते थे। इन बातों को हमें समझना होगा और प्रमाण के साथ सामने रखना होगा। ये गांधीवादी व्यक्ति है धनपाल जी। गांधी जी के कहने पर उन्होंने ये अध्ययन किया है, उसका ये परिणाम है। इसे हमें समझना होगा और फिर लोगों को समझाना सरल होगा। कि ये जब आप उदाहरण देंगे कि आप उनके सामने प्रश्न रखिए, उस काल में यदि बाबा साहेब अम्बेडकर को वह महार जाति के ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हैं ऐसी मान्यता यदि समाज दे देता, तो आज जो ये विरोध, द्वेष और झगड़े का मामला खड़ा हो गया है वो मूलतः नष्ट हो जाता। इसलिए इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। और जब आप किसी भी जाति में जन्मी हो, आप कहना शुरू करिए मैं ब्राह्मण हूं, स्वभाव से, वर्ण से ब्राह्मण हूं, और इसलिए करती हूँ, निस्वार्थ भाव से करने की भावना रखती हूँ। शुरू करिए, लोगों को समझ में तो आए कि वर्ण होते क्या है। धन्यवाद सर। समय की मर्यादा को देखते हुए हम आज यही रुकेंगे। अगले गुरुवार यानी 12 जनवरी को हम फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। शांति मंत्र से आज के सत्र का समारोह करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।